अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो अर्ली एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि हम आज पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स को। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको सारे स्कूल ऑफ थॉट्स और फिर सारी थीरीज़ आपको समझ आ जाएंगी जो क्रिमिनोलॉजी की हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली होता क्या है। देखें, कोई भी इशू है या कोई भी टॉपिक है, उसको लेके जो डिफरेंट लोगों के नज़रियात होते हैं वो उनके थॉट्स होते हैं, और उन थॉट्स को जो फॉलोअर्स जब बन जाते हैं और वो उस पर्टिकुलर थॉट के ऊपर आके उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर थॉट को हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लाइक बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम को लेके। तो इस्लाम को लेके अहले तशी मसलक के अपने थॉट्स हैं। तो हम जब उनके बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये शिया स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स हैं। और अहले सुन्नत के जो थॉट्स हैं इस्लाम को लेके, तो उनको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो रिसर्च को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से देवबंद मसलक जो है वो इस्लाम को जिस नज़र से देखता है और उसे जिस तरीके से बयान करता है, इसको हम कहेंगे कि ये देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है। फिर इसी तरह सो ऑन जितने भी मसलक हैं वो सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं। बेसिकली क्या है, वो उनकी थीरीज़ हैं रिसर्च बेस्ड, और वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो इस्लाम को किस नज़र से देखते हैं, उनका इस्लाम के बारे में अंदाज़े बयान क्या है, और वो इस्लाम के डिफरेंट मसाइल को किस तरीके से बयान करते हैं। तो इसी तरीके से क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चूँकि हमने पढ़ा है कि क्रिमिनोलॉजी जो स्टडी ऑफ क्राइम है, तो क्राइम से रेलेवेंट जितने भी इश्यूज़ हैं, यानी कि क्राइम के जो कॉजेज़ हैं और उनकी जो प्रिवेंशंस हैं, इनको लेके जो भी किसी की सोच है और फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये उनका एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं डार्क एज की या उस एरा की जहाँ पे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस नहीं थी कॉज ऑफ क्राइम को लेके या उसकी प्रिवेंशन को लेके, तो वो जो एरा था वो डार्क एज का एरा था। अब उस दौर के अंदर फ़िलासफ़ीज़ होती थी, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं होती थी। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर उस एरा को प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। अब प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्या था, चूँकि वहाँ पे कॉज ऑफ क्राइम को लेके कोई प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि जिसको वो साइंटिफिकली प्रूव कर सकें। उनका बस एक ही मानना था कि इंसान जो है वो बेसिकली बहुत अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो पॉजिटिव अप्रोच रखता है, वो मासूम है। ये प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का मानना था, जहाँ पे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं थी। ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, लेकिन आज एक स्कूल ऑफ थॉट है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, उसने आके इस प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को डिनाई किया, एक नई सोच दी, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इंसान जो है वो क्राइम करता है और सोच समझ के करता है और पूरा कैलकुलेट करके करता है, प्रॉफिट और लॉस को सामने रख के करता है, और इसकी पनिशमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, इसकी प्रिवेंशन इस तरीके से होनी चाहिए। तो फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट आया जिसे हम कहते हैं न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने फिर उस स्कूल ऑफ थॉट की खामियां निकाली और अपनी एक सोच दी। फिर इसके बाद पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट आया, उसने अपनी इनकी खामियों को निकाला और एक नई रिसर्च की, और फिर इस तरह सो ऑन बायोलॉजिकल थीरीज़ आई, फिर साइकोलॉजिकल थीरीज़ आई। ठीक है, तो आपको स्कूल ऑफ थॉट का आइडिया समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला चीज़ है थीरी। थीरी क्या है? थीरी एक्सप्लेनेशन है किसी भी टॉपिक को लेके।
तो होपफुली मतलब एक्सप्लेनेशन इस तरीके से कि वो किसी कॉज को किस तरह से बयान करते हैं किसी एक चीज़ को लेके, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एडविन सुदरलैंड पॉइंटेड आउट दैट अ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी connotes the system of thought which consists of an integrated theory of causation of crime and of policies of control implied in the theory of causation. Therefore, a school of criminology implies the following three important points. Number one क्या है? The adherents of each school try to explain the causation of crime and criminal behavior in their own way, relying on the theory propounded by the exponent of that particular school. मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे है, ईच स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सजेस्ट पनिशमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू सूट इट्स आइडियोलॉजी, और इसके साथ ही ईच ऑफ द स्कूल रिप्रेजेंट्स द सोशल एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड क्राइम एंड क्रिमिनल इन द गिवन टाइम। ये थीरीज़ क्यों दी गई? वो स्कूल ऑफ थॉट चाहता क्या था? वो दरअसल ये चाहता था कि मैंने देखा है कि क्राइम इस वजह से होता है, मतलब क्राइम का कॉज क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो सोसाइटी को चाहिए कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए और उस सिस्टम में जो उसने थ्योरी दी है उसके मुताबिक क्राइम को ट्रीट किया जाए। होपफुली आपको स्कूल ऑफ थॉट का और थ्योरीज़ का आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। सो इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ रिलेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम अ लार्ज नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन प्रोपाउंडेड। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि क्राइम को लेके बहुत सारी थीरीज़ दी गई हैं और वो थीरीज़ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से हैं और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स बताए गए हैं क्राइम को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल ईवल स्पिरिट्स हैं, सिन है, डिजीज़ है, हेरिडिटरी है, इकोनॉमिक माल एडजस्टमेंट है, और इन सारी थीरीज़ ने क्राइम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर बहुत हेल्प किया है, ठीक है। एनी हाउ मैं आपको आगे चलता हूँ लेके और आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में ब्रीफ़ करता हूँ कि जो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि द सपोर्टर्स एडहेरेंट्स ऑफ ईच स्कूल ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर इन देयर ओन वे, रिलाइंग ऑन द थ्योरी प्रोपाउंडेड मीन्स प्रपोज्ड बाय द एक्सपोनेंट मीन्स द एडवोकेट ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हर स्कूल ऑफ थॉट के जो सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो कॉजेशन ऑफ क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर को अपने हिसाब से अपने अंदाज में बयान करते हैं, ठीक है, और वो उसी के ऊपर ही अपनी मज़ीद रिसर्च करते हैं। और फिर उसके बाद है कि ईच स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सजेस्ट पनिशमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू सूट इट्स आइडियोलॉजी। तो क्या होगा कि वो जो पनिशमेंट्स हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं क्राइम को रोकने के लिए, वो जो उन्होंने कॉजेशन ऑफ क्राइम बताया उसके हिसाब से होगा। ईच ऑफ द स्कूल रिप्रेजेंट्स द सोशल एटीट्यूड ऑफ द पीपल टूवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल इन अ गिवन टाइम। तो यानी कि इससे क्या चीज़ समझ आती है? इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि जिस टाइम पे जो थ्योरी डोमिनेट कर रही थी किसी दौर के अंदर, तो उस थ्योरी के मुताबिक ही क्राइम को रोका जाता था, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते थे। लेकिन बाद में जब नई रिसर्च होती थी तो फिर उसके अंदर मज़ीद एडवांसमेंट आया करती थी और चीज़ों को मज़ीद सॉल्व बेहतर तरीके से प्रिवेंशंस को इंक्रीज़ किया जाता था, उनको मॉडिफाई किया जाता था, उन पनिशमेंट्स को मॉडिफाई किया जाता था। ये किस तरीके से होता था, ये हम जब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। तो हम सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर, तो हम सबसे पहले प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे ताकि हमें आगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और फिर उसके बाद पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट और फिर बायोलॉजिकल थीरीज़ और साइकोलॉजिकल थीरीज़ और फिर इस तरीके से सोशोलॉजिकल थीरीज़ समझ आ सकें। सो इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ क्राइम अ लार्ज नंबर ऑफ थीरीज़ हैव बीन प्रोपाउंडेड। वेरियस फैक्टर्स सच एज, अब उन थीरीज़ के अंदर कॉज ऑफ क्राइम के लिए जो फैक्टर्स बताए गए, ठीक है, डिफरेंट थीरीज़ के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से वो फैक्टर्स कॉज ऑफ क्राइम के क्या क्या बताए गए? इवल स्पिरिट, सिन, डिजीज़, हेरिडिटरी, इकोनॉमिक माल एडजस्टमेंट और इंस्टेबिलिटी।
ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिनको कॉज ऑफ क्राइम बता के सामने रखा गया और फिर इन्हीं के ही सॉल्यूशंस बताए गए। तो जो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हम पढ़ते हैं अपना स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो वो हम क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, फिर उसके बाद पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, फिर उसके बाद शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। जो आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो आपका सीजर बेकेरिया इसके फादर थे, जिन्होंने ये पहला स्कूल ऑफ थॉट बनाया और जिन्होंने पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ थीरी दी, तो वो क्लासिकल थीरी थी। और फिर उसके बाद सीजर लम्ब्रोसो आए और सीजर लम्ब्रोसो ने आपको बायोलॉजिकल बेस के ऊपर थीरीज़ दी। और फिर उसके बाद शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के अंदर सोशलॉजिकल थीरीज़ दी गई कि सोसाइटी की वजह से क्राइम होता है, ये किस तरीके से डेवलप हुई, हम आगे चल के इसको पढ़ते हैं। लेकिन ये 3 स्कूल्स हैं। लेकिन इन तीनों स्कूलों को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले अगर हम प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ लेते हैं और उसे समझ लेते हैं तो फिर एक तरतीब से सारी थीरीज़ हमें समझ आनी शुरू हो जाती हैं और तरतीब के साथ हमें सारे स्कूल ऑफ थॉट्स समझ आने शुरू हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से पहले ही। तो इट हैज़ बीन जनरली एक्सेप्टेड दैट अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी वाज फर्स्ट टेकन अप बाय द इटालियन स्कॉलर सीजरे बोनेस्ना मर्चीज डी बेकेरिया। लेकिन हम शॉर्टली इसको पढ़ते होते हैं सीजरे बेकेरिया। तो नॉर्मली सीजर बेकेरिया ही लिखना होता है। तो 1938 से लेकर 94 तक इसका दौर था। हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। सो अगर कभी भी आपको कोई पूछे कि फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कौन है, तो फिर फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी है सीजर बेकेरिया। और अगर कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ इटालियन स्कूल ऑफ थॉट या पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कौन है, तो फिर वो है सीजरे लोम्ब्रोसो। सो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आपका क्रिमिनोलॉजी का पहला स्कूल ऑफ थॉट है और जो इसके फाउंडर हैं वो ही फाउंडर ऑफ क्रिमिनोलॉजी हैं, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी सीजरे बेकेरिया। ठीक है, होपफुली आपको भूलेगा नहीं, MCQs में भी क्वेश्चन आता है। सो हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी वाज दैट ही फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोसीडेड विद द स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स ऑन द साइंटिफिक बेसिस एंड रीच्ड सर्टेन कंक्लूजन्स फ्रॉम विच डेफिनेट मेथड ऑफ हैंडलिंग क्राइम एंड क्रिमिनल्स could be worked out. Thus the theories of criminology or the schools of criminology are of the later origin. होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट यानी कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से पिछला स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते हैं और इंशाल्लाह यहाँ से आपको समझ आएगी। तो वो कौन सा स्कूल था? वो था प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। सो उस प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता था और कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के दरमियान यूरोप के अंदर जो डोमिनेंस थी ना, वो थी रिलीजियस हेड्स की। ठीक है, रिलीजियस वाज एट पीक। ठीक है, मतलब मुल्लाओं की, मतलब पादरियों की, मतलब पंडितों का डोमिनेंस था अपने बादशाहों के ऊपर। वो लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनकी किसी बात को इनकार नहीं करते थे। अब जो थ्योरी वो पेश कर देते थे या किसी भी प्रॉब्लम को लेके उसका कॉज वो बताते थे तो कोई उनको डिनाई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो वहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे? उनके कॉन्सेप्ट ये थे कि इंसान तो क्राइम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इंसान तो बहुत अच्छा है, ये क्राइम कर ही नहीं सकता। तो फिर लोगों ने पूछा कि अगर ये इंसान इतना अच्छा है और क्राइम नहीं करता है तो फिर हमें समझाया जाए कि ये फिर क्राइम करता ही क्यों है। उन्होंने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि इंसान जो है वो बाय नेचर बहुत सिंपल है और
इसका एक इशू है कि अक्सर इसको सुपर पावर्स कंट्रोल करती हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर अच्छी हरकतें करता है या अच्छे एक्ट्स करता है तो इसका मतलब है इसको अच्छी पावर्स कंट्रोल कर रही हैं, और अगर ये बुरे काम करता है तो इसको बुरी पावर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। तो फिर उनका एक बिलीव था कि इंसान जब क्राइम करता है तो दरअसल उसके ऊपर जो कंट्रोल आ जाता है वो डेमन्स का और डेवल्स का आ जाता है, यानी कि शैतानी ताकतों का कंट्रोल हो जाता है उसके ऊपर, और वो जो शैतानी ताकतें हैं वो क्राइम्स कमिट करवाती हैं। और आपने ये चीज़ें नॉर्मली देखी भी होंगी, जब आप पीरों फ़कीरों के पास किसी पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो कभी भी नहीं बताता कि इस शख्स को शिज़ोफ्रेनिया या कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। वो तो यही बताएगा उसको, या वो ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ ये कोई अपनी जान के कोई मस्ती कर रहा है। वो तो यही कहेंगे आपसे कि जी वो इसके ऊपर जिन आ गया है और ये जिन इससे ये सब हरकतें करवा रहा है, ये खुद ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता। तो मतलब ये है कि वो वाला स्कूल ऑफ थॉट के जो फॉलोअर्स हैं वो आज भी पाए जाते हैं। तो उनका जनरल बिलीफ क्या था कि इंसान जो है क्राइम जो करता है वो किस वजह से करता है, वो डेवल्स की वजह से करता है, डेमन्स की वजह से करता है, सुपरनेचुरल पावर्स की वजह से करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये कॉज ऑफ क्राइम था उस दौर में। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कॉज ऑफ क्राइम क्या था कि इंसान क्राइम नहीं कर सकता क्योंकि वह बहुत सिंपल सादा है, उसको एक्सटर्नल पावर्स कंट्रोल करती हैं। और वो वो एक्सटर्नल पावर्स क्या हैं, वो डेवल्स हैं, वो डेमन्स हैं, ठीक है, और वो उससे क्राइम कमिट करवाती हैं। तो उन्होंने इसका इलाज भी बताया। फिर ज़ाहिर है उन्होंने कॉज ऑफ क्राइम बता दिया तो उसका इलाज उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इलाज बताया कि इसको टॉर्चर करो। जब इसको टॉर्चर करोगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर से वो इवल पार्ट चली जाएगी। सो देयर वाज अ जनरल बिलीफ दैट मैन बाय नेचर इज़ अ सिंपल एंड हिज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सम सुपर पावर। इट वाज जनरली बिलीव्ड दैट अ मैन कमिट क्राइम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट कॉल्ड एज डेमन और डेवल। Thus an offender commits a wrongful act not because of his own free will but due to the influence of some external superpower। अच्छा, इस लाइन को आप समझिएगा, इस लाइन के अंदर आपको लीड मिलेगी अगली थ्योरी को समझने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि ऑफेंडर कमिट्स अ रॉन्गफुल एक्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिज ऑन फ्री विल, मतलब इंसान अपनी मर्ज़ी से क्राइम नहीं करता है, इसकी ऑन फ्री विल नहीं है, बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर्स। ये मानना था, ये कॉज ऑफ क्राइम बताया किसने, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। So the attempt was, however, made to probe into the real causes of crime. This demonological theory of criminality propounded by exponents of pre-classical school acknowledged the omnipotence of spirit which they regarded as a great power. So it was generally believed that a man commits crime due to the influence of some external spirit called as demon or devil. Thus, an offender commits a wrongful act not because of his own free will but due to the influence of some external superpowers. ये जनरल बिलीफ था, ये थ्योरी थी किसकी, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की या डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट की। इसके अंदर जिक्र है डेमन्स का, तो इसलिए यहाँ पे डेमन्स इस स्कूल को डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है। होपफुली आपको प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको देखें, द प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट इज़ नॉन एज डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये 17th सेंचुरी के अंदर फ्लोरिश हुआ डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट यूरोप के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द चर्च एंड रिलीजन। ठीक है, रिलीजन वाज एट पीक। मैंने आपको पहले ये सारा समझाया। देयर वाज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद सुप्रीम पावर का कंट्रोल था उनके मुताबिक, जो थीरिस्ट थे या जो भी अपने थॉट्स देते थे प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, उनका कहना ये था कि इंसान के ऊपर सुप्रीम पावर का कंट्रोल है और ईवल पावर का अगर इन्फ्लुएंस हो जाए उसके ऊपर तो वो क्राइम कमिट करता है। सो क्रिमिनलिटी इज़ द लूज ऑफ सेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कि जब ईवल पावर्स उसको ड्राइव करना शुरू कर देती हैं इंसान को तो उसके अंदर लॉस ऑफ सेंस ऑफ मोरालिटी हो जाता है।
तो ये कॉजेज़ ऑफ क्राइम बताए। अच्छा, अब इस क्राइम को रोकना था तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्या बताया, टॉर्चर। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या था, ट्रीटमेंट था टॉर्चर। आपने कोई भी क्राइम किया, 10 रुपये चोरी किया, 10 करोड़ रुपया चोरी किया, पनिशमेंट क्या है, टॉर्चर। सो ये कुछ समझ ना आने वाली चीज़ थी कि अब इसके अंदर जो बड़े लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उनके साथ क्या था कि वो इन चीज़ों से बच जाया करते थे, और सिर्फ वो जो गरीब लोग थे वो इसके अंदर फंस जाया करते थे, और कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था कंट्रोल ऑफ क्राइम का, और ना ही इसके अंदर ये पता चलता था कि हमने जिसको पनिशमेंट दी है वो गुनहगार था या बेगुनाह था। तो फिर मज़ीद रिसर्च इसके ऊपर हुई, और इसके अंदर फिर इस चीज़ को सेटल डाउन किया। सो द पीरियड ऑफ 17th and 18th century in Europe was dominated by the religion. The dominance of religion in state activities was the chief characteristic of that time. There was a general belief that man by nature is simple and his actions are controlled by some superpower. Hopefully आपको demonological school of thought के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर समझने के लिए मैंने आपको बहुत सारा राइटअप दे दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सो इट वाज जनरली बिलीव दैट अ मैन कमिट क्राइम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट कॉल्ड एज डेमन और डेवल। थस एन ऑफेंडर कमिट्स अ wrongful act not because of his own free will but due to the influence of some external superpower. No attempt was however made to probe into the real causes of crime. So this demonological theory of criminology propounded by the exponent of pre-classical school acknowledged the omnipotence of spirit, which they regarded as a great power. The pre-classical considered crime and criminal as an evidence of the fact that the individual was possessed of devil and demon, the only cure for which was testimony, verification of the effectiveness of the spirit. ठीक है, क्या होता था कि उससे वेरिफिकेशन की जाती थी, टेस्टिमनी ली जाती थी, या तो वो हलफ दे दे कुरान पाक पे हाथ रख के, या बाइबल पे या इंजील पे, इस तरह से, या तो हलफ दे और इस चीज़ को वेरीफाई करे कि मतलब मैंने क्राइम नहीं किया है और मेरे ऊपर किसी किस्म की इविल स्पिरिट का ज़ोर नहीं है, तो वो बच जाया करता था। अदरवाइज़ उसको बहुत शदीद किस्म के टॉर्चर से गुज़रना पड़ता था। तो पनिशमेंट्स क्या होती थी उसके अंदर, बंदे को उठा के फायर में फेंक दिया जाता था, ठीक है, या उसको उसकी गर्दन में रस्सा डाल के उसे पानी में फेंक दिया जाता था, और या फिर उसकी किसी के साथ, किसी ताकतवर शख्स के साथ उसकी लड़ाई करवाई जाती थी। और अगर वो मतलब उनका मानना ये था कि अगर इस शख्स ने क्राइम नहीं किया है तो आग में से बच के निकल जाएगा, या पानी में से बच के ज़िंदा बच के बाहर आ जाएगा, और या फिर जंग को जिसके साथ वो लड़ाई करेगा उससे वो जीत जाएगा। तो अगर वो नहीं बचेगा, ज़िंदा नहीं बचेगा, इसका मतलब है वो वाकई गुनहगार था और उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो हम आगे पढ़ेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को अपनी नई वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह। तो अगर आपको इसके प्री क्लासिकल स्कूल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क फ्रीली। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।